हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमलेश और आज की रसायन विज्ञान की क्लास केमिस्ट्री की क्लास में हम ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जिससे एग्जाम में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। हाँ जी, हाइड्रोकार्बन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हाइड्रोकार्बन केमिस्ट्री का एक ऐसा भाग है जिससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की कि सबसे पहले समझते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों आपस में मिलकर जिस यौगिक का निर्माण करते हैं हम उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन में दो ही तत्व होते हैं जो मिलकर क्या बनाते हैं? हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसके अलावा और भी तत्व इसमें शामिल होते हैं, लेकिन मुख्य तत्व हाइड्रोकार्बन में जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, हाइड्रोजन और कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन दोनों ही आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करें तो हाइड्रोकार्बन आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन जितने भी होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। जैसे अगर हम हाइड्रोकार्बन के उदाहरण देखें कि किसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, तो जैसे कि पेट्रोल, कैरोसिन, कोयला गैस, सीएनजी, एलपीजी आदि सभी महत्वपूर्ण जो ईंधन होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन के ही उनके मिश्रण कहलाते हैं। जो हाइड्रोकार्बन के मुख्य स्रोत होते हैं, मेन सोर्स होते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जितने भी होते हैं ये सभी क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब यह होता है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जो सीधी श्रृंखला में होते हैं या मुड़ी हुई श्रृंखला में होते हैं, जो रिंग में नहीं बनाते हैं, जैसे कि एरीन वगैरह, बेंजीन वगैरह, उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। एरीन जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जैसे कि बेंजीन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जैसे कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। उस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहते हैं? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जबकि कोयला एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का महत्वपूर्ण स्रोत है। प्राकृतिक गैस के मुख्य घटक जैसे कि मीथेन, ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये सभी क्या हैं? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन जैसे कि जितने भी प्रकार के एल्केन होते हैं, एल्केन सभी क्या हैं? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। एल्कीन और एल्काइन ये सभी क्या होते हैं? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन के बारे में हम साधारण तौर पर इस तरीके से समझ सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के जो यौगिक होते हैं हम उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं, है ना। आगे समझते हैं। हाइड्रोकार्बन के जो प्रकार होते हैं, हाइड्रोकार्बन के जितने प्रकार होते हैं उनको एक सारणी के रूप में, एक चार्ट के रूप में हमने यहां पर बनाया हुआ है। ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन का जो चार्ट है इस प्रकार से है। हम यहां पर इंग्लिश में भी लिख देते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं अचक्रीय विवृत श्रृंखला, मतलब ओपन चेन, और एक होते हैं चक्रीय, साइक्लिक बोलते हैं, साइक्लिक वाले। अचक्रीय श्रृंखला वाले जो होते हैं हाइड्रोकार्बन, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं संतृप्त, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और एक होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड। एक तो होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का सबसे अच्छा उदाहरण है क्या? एल्केन। एल्केन जो है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। एल्कीन और एल्काइन जो है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। एल्कीन और एल्काइन, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हम किसे कहेंगे? कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे, जैसे कि उदाहरण दिया हुआ है क्या? एल्केन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एल्कीन और एल्काइन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में बात कहें तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एल्कीन और एल्काइन के बारे में। अब बात करते हैं दूसरा वाला, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की अगर बात करें तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को हम एरीन के द्वारा भी दर्शाते हैं, अर्थात बोल सकते हैं कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को हम एरीन भी कहते हैं। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं,
एक तो होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में आते हैं साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन, अच्छा ये साइक्लो शब्द का मतलब ये होता है कि ये एक प्रकार की क्या बनाते हैं, एक प्रकार की रिंग बनाते हैं, वलय बनाते हैं, एक श्रृंखला बनाते हैं, किसके, कार्बन कार्बन परमाणु की इस प्रकार से एक श्रृंखला होती है जो रिंग के रूप में पाई जाती है। तो ऐसे वाले यौगिक को हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक यौगिक बोलते हैं। जैसे कि इस प्रकार से कार्बन कार्बन परमाणु की एक साइकिल बनी, रिंग बनी, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लो बोलते हैं, है ना। तो हम बोलते हैं कि संतृप्त जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं वो क्या होते हैं, साइक्लोएल्केन। अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, साइक्लोएल्कीन और साइक्लोएल्काइन। बस आपको इस तरह से समझना है कि जो संतृप्त में आते हैं वो क्या आते हैं, एल्केन आते हैं, और जो असंतृप्त में आते हैं वो एल्कीन और एल्काइन आते हैं। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो खुली श्रृंखला वाले ओपन चेन वाले होते हैं, और एक क्या होते हैं, ये रिंग बनाने वाले होते हैं, कि कार्बन कार्बन परमाणु की आपस में एक रिंग बन जाती है, एक वलय बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और ओपन चेन वाले हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि कार्बन कार्बन परमाणु इस तरीके से आपस में जुड़ा होता है, ओपन चेन के रूप में होता है, इसको हम बोलते हैं अचक्रीय। और जब रिंग वाले होते हैं तो इसको में क्या बोलते हैं हम, चक्रीय हाइड्रोकार्बन, की कार्बन कार्बन परमाणु आपस में एक रिंग बना ले रहे हैं। ये त्रिभुजाकार, चतुर्भुज के रूप में या साइकिल के रूप में हो सकती है ना। तो हाइड्रोकार्बन की इस प्रकार से हम प्रकार समझ सकते हैं कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में बोलें तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में 2 या 3 बंध पाए जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन की परिभाषा बोलें तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो चलिए आगे समझते हैं हम। देखिए हाइड्रोकार्बन के प्रकार भी यहां पर दिया हुआ है। हाइड्रोकार्बन के प्रकार के बारे में बात करें तो हाइड्रोकार्बन के प्रकार जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन इंग्लिश में बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, है ना। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में हम बात करें कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, यहाँ पर परिभाषा दी हुई है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं कि जब कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य एकल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, किसमें, कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच में जब सिंगल बॉन्ड पाया जाता है तो अब ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सबसे अच्छा उदाहरण क्या होता है, एल्केन। एल्केन जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। ये जितने भी प्रकार के एल्केन होते हैं इनके नाम के आगे ANE लगाया जाता है। जैसे हम उदाहरण बोलें कि जैसे कि मेथेन, ANE लास्ट में क्या आ रहा है, ANE। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जितने भी होते हैं उनके नाम के आगे क्या लगाया जाता है, ANE लगा दिया जाता है। और जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं इनका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, CnH2n+2 होता है। और इनके सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, एल्केन जितने भी प्रकार के होते हैं CnH2n+2। एल्केन जितने भी प्रकार के होते हैं ये क्या कहलाते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। दूसरी बात करें कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य, 2 कार्बनों के मध्य डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, तब ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, द्विबंध युक्त संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा या जिनमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो इस प्रकार से हाइड्रोकार्बन क्या हो जाएंगे, ये 2 प्रकार के हाइड्रोकार्बन हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा संतृप्त और दूसरा हो जाएगा क्या, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो चलिए आगे समझते हैं इनके बारे में ही। अब समझते हैं हम एल्केन के बारे में कि एल्केन क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में समझते हैं।
तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2, CnH2n+2। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं एल्केन के बारे में। एल्केन सबसे पहला हाइड्रोकार्बन जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है? CnH2n+2, है ना। एल्केन का जो मुख्य स्रोत होता है, मेन जो सोर्स होता है, ये होते हैं पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला, है ना। नेचुरल गैस, कोल एंड पेट्रोलियम, इनके क्या होते हैं? मेन सोर्स होते हैं। मेन सोर्स जहां से ये प्राप्त होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मेन सोर्स बोलते हैं, है ना। एल्केन को हम पैराफिन भी कहते हैं। एल्केन का दूसरा नाम क्या है? पैराफिन। एल्केन का दूसरा नाम क्या होता है? पैराफिन कहते हैं। अब इसको पैराफिन क्यों कहा जाता है उसका कारण भी दिया हुआ है, क्योंकि उनकी लगभग निष्क्रिय प्रकृति या कम सक्रियता होती है। जो एल्केन होते हैं, ये इनकी जो सक्रियता होती है, इनकी जो क्रियाशीलता होती है, ये बहुत ही कम होती है। किसकी अपेक्षा? एल्कीन और एल्काइन की अपेक्षा इनकी क्रियाशीलता कम होती है, इसलिए एल्केन को हम पैराफिन के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में आ सकता है कि एल्केन का अन्य नाम क्या है, तो आप बताएंगे क्या है? एल्केन का दूसरा नाम है पैराफिन। और पैराफिन इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि पैराफिन का मतलब होता है इनकी क्या होती है? कम सक्रियता होती है या कम क्रियाशीलता होती है, इसलिए एल्केन को हम पैराफिन के नाम से भी जानते हैं। एल्केन में कार्बन कार्बन के बॉन्ड की लंबाई जो होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की लंबाई 1.1 एंगस्ट्रॉम होती है। ये ध्यान रखना आपको, कार्बन कार्बन के बीच में अगर लंबाई बोले तो 1.54 एंगस्ट्रॉम, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड लेंथ बोले तो 1.1 एंगस्ट्रॉम होती है ना। आगे देखते हैं कि एल्केन जो है वो कार्बन कार्बन बंधन ऊर्जा 80 किलो कैलोरी प्रति मोल की हो देते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में जो बंध ऊर्जा होगी वो कितनी होगी? 80 किलो कैलोरी प्रति मोल होगी। और इसी प्रकार से हम बात करें कि कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड के लिए इसकी गणना है वो 97 किलो कैलोरी प्रति मोल के रूप में की जाती है। जो एल्केन होते हैं ये प्रकृति में दो प्रकार से पाए जाते हैं। एल्केन क्या होते हैं बोले? दे आर नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। ये प्रकृति में कैसे होते हैं बोले? गैर ध्रुवीय होते हैं, ध्रुवीय प्रकृति के नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं? अध्रुवीय या गैर ध्रुवीय इसको बोल सकते हैं। नॉन पोलर की बारे में बात कर रहे हैं, नॉन पोलर प्रकृति में होते हैं। और एल्केन के बारे में बात करें तो एल्केन जो होता है वो समरूपता दर्शाते हैं, समावयवता दर्शाते हैं, जैसे कि श्रृंखला, स्थिति, गठनात्मक समरूपता दिखाते हैं। कौन कौन सी दिखाते हैं? कि चेन के बारे में पोजीशन और कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म दर्शाते हैं। समावयवता के बारे में क्या करते हैं? ये दर्शाते हैं। इनका ये एक महत्वपूर्ण गुण होता है समावयवता, जिसको एल्केन दर्शाते हैं। कौन कौन सी समावयवता एल्केन दर्शाते हैं ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, कि एल्केन जो है वो श्रृंखला समावयवता, स्थिति और गठनात्मक समावयवता, इंग्लिश में बात करें तो चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म और कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म को दर्शाते हैं, समावयवता को दर्शाते हैं। आगे बात करें तो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस जो एलपीजी होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन से बनी होती है। एलपीजी जो होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? ये आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो आप बताएंगे इसके मेन सोर्स क्या है? प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। एलपीजी किससे मिलकर बनी होती है? प्रोपेन और ब्यूटेन से, या फिर आप बोल सकते हैं कि आइसोब्यूटेन से मिलकर बनी हो सकती है। तो ये तो एल्केन के बारे में कुछ गुण थे कि एल्केन क्या होता है। मेन चीज इसमें एल्केन का सूत्र है CnH2n+2। यहां पर n का मतलब हम आपको बता दें, एक बार मैं क्लियर कर देता हूं। CnH2n+2, n यहां पर क्या है? n एक पूर्णांक है, अर्थात कार्बन परमाणु की संख्या है, कि कार्बन यहां पर कार्बन की संख्या को दर्शाता है क्या? n। अगर कार्बन परमाणु की संख्या मान लो कि हम 1 लेते हैं तो हाइड्रोजन की यहां पर n का मान भी क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। 2 × 1 + 2। इसको बात करें तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो 1 ही होता है। 2 × 1 = 2 और 2 = 4, तो CH4 ये हमारे पास क्या होगा? सबसे पहला हाइड्रोकार्बन। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि कार्बन परमाणु की संख्या अगर हम 2 लेते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2 × 2 + 2, तो C2 हो जाएगा कितना? 2 दूनी 4 और 2 6, C2H6। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? दूसरा,
ये पहला हाइड्रोकार्बन और ये दूसरा हाइड्रोकार्बन। इस प्रकार से हम क्या, अगर हमें कार्बन परमाणु की संख्या पता है तो हम हाइड्रोजन परमाणु की संख्या को बता सकते हैं। जैसे उदाहरण में आ गया कि माना माना कि कोई हमारे पास एल्केन है जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या 6 है, तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, इस सूत्र के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि क्या हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होगी। तो यहां पर 2 गुणा में कर देंगे 6 धन 2, तो यहां पर क्या निकल जाएगा हमारे पास, हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या निकल जाएगी 6 और 2, 6 दूनी 12 और 2 14, है ना, C6H14। ये हेक्सेन है और हेक्सेन का जो अणु सूत्र होगा वो इस प्रकार से होगा। तो N यहाँ पर क्या है, कार्बन परमाणु की संख्या है जो यह बताता है कि कार्बन कितने हैं, उसी के अनुसार क्या होगा, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या को निर्धारित किया जा सकता है। चलिए आगे समझते हम। एल्केन के अगर उदाहरण की बात करें, एल्केन के एग्जाम्पल ऑफ एल्केन। एल्केन के उदाहरण कौन कौन से होंगे तो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर हम पहले लिख लेते हैं अणु सूत्र, या डायरेक्ट लिख लेते हैं सूत्र और इनके नाम, है ना। एल्केन का जो सबसे पहला सूत्र होगा वो होगा CH4, इंग्लिश नाम में होगा मेथेन, हिंदी नाम भी लिख देते हैं हम मेथेन। सबसे पहला एल्केन में, हाइड्रोकार्बन में, एल्केन में सबसे पहला जो एल्केन होता है वो क्या होता है, मेथेन होता है। दूसरा लेते हैं हम C2H6 एथेन, एथेन। यहां पर कार्बन परमाणु की संख्या अगर आप हम इकट्ठे निकाले तो यहां पर C3 होगा, C4 होगा, C5 होगा, है ना। तो यहां पर हम देखते हैं कि इससे अगर 2 गुना कर दिया जाए और उसमें 2 जोड़ दिया जाए तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या निकल जाती है ना। जैसे कि C3H कितना होगा, 3 से 2 गुना करेंगे, 3 दूनी 6 और 2 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 2 10 हो जाएगा। मतलब अगर अगर हम इस प्रकार से चेन के रूप में इसको लिखते हैं तो कार्बन परमाणु की संख्या एक एक बढ़ाते जाएं और हाइड्रोजन परमाणु की संख्या को 2 2 बढ़ाते जाएं तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, बहुत सारे एल्केन के सूत्र पता चल जाएंगे। पहला जो एल्केन है उसका नाम क्या है, मेथेन। दूसरा एल्केन का नाम होता है एथेन। तीसरे का नाम होता है क्या, प्रोपेन। प्रोपेन। चौथा है, इसमें कार्बन परमाणु की संख्या के हिसाब से देखते हैं हम, 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। 5 कार्बन परमाणु को क्या बोलते हैं, पेंटेन, C5H12, पेंटेन। इस प्रकार से हम आगे और भी बहुत सारे लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि इनके सभी के लास्ट में क्या आ रहा है, एक शब्द आ रहा है, कौन सा, ANE। सभी में क्या आता है, ANE। तो हम बोल सकते हैं कि एल्केन के लास्ट में क्या आता है, कार्बन कार्बन के बीच में होते हैं बोले तो सिंगल बॉन्ड, और इनके नाम के आगे क्या लगाया जाता है, ANE लगाया जाता है, ANE। ANE लगाया जाता है तो ये क्या बन जाते हैं, एल्केन बन जाते हैं। आगे देखते हैं हम, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूं। पेंटेन के बाद जो अगला हाइड्रोकार्बन आएगा हमारे पास, C6H14, इसका नाम होगा क्या, हेक्सेन। हेक्सेन, C7H16, C8, C9, C10। हेक्सेन के बाद आता है हेप्टेन, हेप्टेन, है ना। हेप्टेन के बाद आता है ऑक्टेन, ऑक्टेन।
ऑक्टेन के बाद आता है नोनेन, और फिर आता है क्या, डेकेन। हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं इनके नाम कैसे होते हैं। नोनेन में 9 कार्बन होंगे और डेकेन में कितने कार्बन, 10 कार्बन परमाणु होंगे। और भी इसके आगे भी एल्केन होते हैं, जैसे कि अंडेकेन 11 को बोलेंगे, डोडेकेन 12 को बोलेंगे। तो ये श्रृंखला इसी प्रकार से चलती जाएगी। तो हमें कुछ एल्केन के नाम पता होने चाहिए। सबसे पहला एल्केन क्या है, मेथेन, फिर दूसरा है एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। तो 10 कार्बन परमाणु तक हमने क्या लिखा है, एल्केनों के नाम लिखा है, एल्केन के उदाहरण लिखा हुआ है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि एल्केन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। किस प्रकार से सिंगल बॉन्ड होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं एक बार। इनमें से किसी एक की संरचना अगर हम बनाए, मान लो हम बनाते हैं संरचना किसकी, ब्यूटेन की। ब्यूटेन की संरचना बनाते हैं तो उसमें देखते हैं कि क्या कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। ब्यूटेन का सूत्र अभी हमने देखा, ब्यूटेन का सूत्र क्या है, C4H10 है, जिसमें कार्बन परमाणु ब्यूटेन C4H10, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए बोले, है ना। 4 कार्बन होते हैं बोले, और एक कार्बन 4 प्रकार से बंध बनाता है। तो चारों तरफ से अन्य हाइड्रोजन परमाणु के साथ में घिरा होगा, तो हम सब तरफ क्या जोड़ देते हैं, हाइड्रोजन को इस प्रकार से जोड़ देते हैं। अब आप देख सकते हैं यहां पर क्लियरली कि एक कार्बन जो होता है वो हमेशा दूसरे कार्बन के साथ कितने बॉन्ड के साथ में जुड़ा हुआ है, एक बॉन्ड के साथ में जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड के साथ में जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है, एक प्रकार का एल्केन है। एल्केन में हमेशा कार्बन परमाणु कैसे जुड़ा होगा, सिंगल बॉन्ड के साथ में जुड़ा होगा, जबकि एल्कीन में डबल बॉन्ड के साथ और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड के साथ में जुड़ा होता है। तो एल्केन में अच्छा एक बात और होती है कि एल्केन में जो कार्बन परमाणु होता है, मैं यहां पर एक नोट कर ही देता हूं कि एल्केन का कार्बन परमाणु sp3 संकरित अवस्था में होता है। sp3 संकरित अवस्था में होता है। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें कि एल्केन में कार्बन परमाणु में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, कौन सा संकरण होगा, तो आप बताएंगे sp3 संकरण होगा। संकरण जो बहुत प्रकार के होते हैं, हम संकरण को पहचानने के लिए इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि एक कार्बन परमाणु अन्य कितने कार्बन परमाणु के साथ में जुड़ा हुआ है। तो हम इसमें बात करें कि एक कार्बन परमाणु अन्य जो होते हैं वो 4 परमाणु के साथ में जुड़ा होता है। जैसे अगर बीच वाले कार्बन की बात करें तो ये वाला जो कार्बन होता है, एक ऊपर हाइड्रोजन एक नीचे हाइड्रोजन और अन्य 2 कार्बन के साथ में जुड़ा है। इस प्रकार प्रत्येक कार्बन क्या है, 4 परमाणु के साथ में जुड़ा होता है। इसलिए प्रत्येक कार्बन में क्या होगा, sp3 संकरण होगा, sp3 संकरण, है ना। एल्केन में प्रत्येक कार्बन 4 परमाणुओं के साथ में जुड़ा होता है, इसलिए एल्केन के कार्बन परमाणु पर कौन सा संकरण पाया जाएगा, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो हम बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इस प्रकार से एल्केन की ये क्या बन गई, एक संरचना बन गई। एल्केन के भौतिक गुणों के बारे में बात करते हैं कि एल्केन में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, इसको समझते हैं हम। एल्केन में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं वो समझते हैं कि इनके भौतिक गुण क्या होते हैं। एल्केन सबसे पहले बात करें अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। एल्केन क्या होते हैं भाई, नॉन पोलर होते हैं। नेचर में कैसे पाए जाते हैं, अध्रुवीय प्रकृति के पाए जाते हैं, जिस कारण ये ध्रुवीय विलायकों में अविलेय होते हैं और ध्रुवीय विलायकों में थोड़ा सा मिसमैच हो गया, यहां पर देखते हैं। इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, ध्रुवीय विलायकों में अविलेय होते हैं और अध्रुवीय विलायकों में क्या होते हैं, विलेय हो जाते हैं, है ना। अगला देखते हैं हम कि मेथेन एल्केन श्रेणी का सबसे पहला सदस्य होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि मेथेन जो है सबसे पहला सदस्य, एल्केन में कौन आएगा, तो सबसे पहले कौन आएगा, मेथेन आता है बोले। एल्केन में कौन कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, तो यहां पर लिखा हुआ है एल्केन में कौन सा पाया जाएगा, वीक वॉन्डरवॉल बल पाया जाएगा, वीक वॉन्डरवॉल
फोर्स पाया जाता है। वंडरवाल बल बोला जाता है जिसे, दुर्बल वंडरवाल बल क्या होते हैं इसमें पाए जाते हैं। एल्केन के जो घनत्व होते हैं, एल्केन के अणुभार बढ़ने के साथ साथ बढ़ते जाते हैं। क्या बोल रहे हैं एक बार समझते हैं कि एल्केन का जो अणुभार होता है, जैसे CH4 का अणुभार कम होता है फिर इसका ज्यादा होता है भार, परमाणु और अणु की संख्या बढ़ती जाएगी। अगर परमाणु और अणु की संख्या अगर बढ़ती जाती है एल्केन में, तो इसके जो अणुभार होते हैं वो भी क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। इसलिए बोला जाता है कि एल्केन का जो अणुभार होते हैं परमाणु की संख्या के साथ साथ में क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। एल्केन का जो घनत्व होता है या एल्केन का घनत्व जो होता है अणुभार बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, बढ़ते जाता है। एल्केन श्रेणी के प्रथम 4 सदस्य C1 से लेके C4 तक कैसे हैं, गैसें हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि C1 से C4 तक अर्थात क्या बात करें, कार्बन परमाणु 1 2 3 और 4, मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी, ब्यूटेन के बारे में, कि ब्यूटेन तक सभी क्या है, गैसें हैं। C1 से लेके C4 तक सभी क्या है, C1 से लेके C4 तक क्या है, गैसें हैं, है ना। मतलब मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन ये प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं, गैस अवस्था में पाया जाता है। इसी प्रकार से बात करें कि C5 से लेके C17 तक सभी क्या होते हैं, बोले द्रव अवस्था में होते हैं। और C18 से अधिक संख्या वाले कार्बन जो होते हैं वो क्या होते हैं, ठोस होते हैं। 298 केल्विन ताप पर क्या होते हैं, ठोस होते हैं, है ना। तो सबसे पहले जो एल्केन के बारे में बात करें कि एल्केन की प्रकृति कैसी होती है, कि ये ठोस द्रव गैस किस अवस्था में पाए जाते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि C1 से लेके C4 तक मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन ये कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं, गैस अवस्था में पाए जाते हैं। 5 से लेके 17 तक जितने भी प्रकार के एल्केन होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में पाए जाएंगे। और 18 से लेके आगे तक अणुभार वाले जितने भी हैं ये सभी कैसे होते हैं, बोले सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं एल्केन के बारे में। और आगे समझते हैं एल्केन के अणुभार में वृद्धि के साथ साथ इनके क्वथनांकों में नियत वृद्धि होती जाती है। जैसे जैसे एल्केन का अणुभार बढ़ते जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट अगर बढ़ते जाता है एल्केन का, तो क्या होता है, बोले इनके क्वथनांकों में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होते जाता है, इंक्रीज होते जाता है। एल्केन में के अणुभार में वृद्धि कर दिया जाए, एल्केन का भार अगर बढ़ाते जाए, बड़े बड़े एल्केन के बारे में बात कर रहे हैं जो कार्बन परमाणु 10 के ऊपर आते हैं, अगर इनके अणुभार में अगर वृद्धि कर दिया जाए तो क्या होगा, बोले इनके बॉइलिंग पॉइंट में, क्वथनांकों में भी क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। सीधी सी बात है, कोई भी परमाणु या अणु या कोई यौगिक जितना ज्यादा बड़ा होगा उसको पिघलाने में या उसको बॉइल करने में उतने ही ज्यादा क्या होगी, ऊर्जा की खपत ज्यादा होगी। तो इनके क्वथनांक में भी क्या होते जाती है, वृद्धि होती जाती है। तो इस प्रकार समझ सकते हैं कि हम अणुभार के साथ में अगर वृद्धि होती है तो क्वथनांक में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अब यहां पर से क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं वो समझ लेते हैं। कि क्वेश्चन आएगा यहां पर हमारे पास कि एल्केन में जो कार्बन कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं उनके बीच में कौन सा बल पाया जाता है, तो आप बताएंगे कौन सा, दुर्बल वंडरवाल बल पाया जाएगा, वंडरवाल फोर्स, वीक वंडरवाल फोर्स पाया जाता है किसमें, एल्केन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में पाया जाता है। एल्केन में एक और क्वेश्चन बनता है कि एल्केन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में कितने बंध पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे कितने, सिंगल बॉन्ड, एकल बंध पाया जाता है। कार्बन का और कार्बन परमाणु के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि एल्केन में कार्बन परमाणु पर कौन सा संकरण पाया जाता है, तो आप बताएंगे कि एल्केन में कार्बन परमाणु पर sp3 संकरण, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, है ना। और इसी प्रकार से और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आगे समझते हैं हम। एल्केन की बनाने की विधियां, एल्केन के बनाने की विधियां समझते हैं आगे हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले एक्चुअली ये बनाने की विधियां नहीं है, ये क्या है, रासायनिक गुण, रासायनिक गुण एल्केन के, ये क्या है, रासायनिक गुण। अभी हमने भौतिक गुण पढ़ा, ये गुण क्या है, ये गुण दर्शाते हैं एल्केन के रासायनिक गुण। सबसे पहला होता है हैलोजनीकरण, हैलोजिनेशन बोलते हैं। हैलोजिनेशन में होता है क्या है कि एल्केन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन के स्थान पर हैलोजन समूह को लाना क्या कहलाता है, हैलोजिनेशन कहलाता है। कि अगर हम हाइड्रोजन की जगह हैलोजन परमाणु को अगर जोड़ देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हम हैलोजिनेशन कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं हम, एग्जाम्पल से, जैसे हमने लिए एक एल्केन CH4 मेथेन ले लिया, इसमें हम किसी हैलोजन तत्व की हैलोजन परमाणु की क्या करते हैं,
जोड़ करते हैं, और किसकी उपस्थिति में? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंट में हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो क्या करते हैं कि एक हाइड्रोजन को अगर यहां से बाहर बाहर कर दें और एक क्लोरीन को ले जाके इसकी जगह पर जोड़ देते हैं, CH3 हो जाएगा, एक क्लोरीन परमाणु जुड़ जाएगा, और एक जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन के साथ में संयोग करके क्या बना लेगा? HCl बना लेगा, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि इसका क्या हो गया? हैलोजिनेशन हो गया, हैलोजनीकरण हो गया, कि हैलोजन परमाणु किसकी जगह पर जाकर जुड़ गया? हाइड्रोजन की जगह पर जाकर जुड़ गया। इसलिए यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? हैलोजनीकरण कहलाती है। इसी को हम आगे भी बढ़ा सकते हैं कि हमने ले लिए यहाँ पर CH3Cl और फिर से हम किसी हैलोजन के साथ में इसकी क्रिया कराते हैं, वही सनलाइट की प्रेजेंट में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। तो सेम क्या होगा कि एक हाइड्रोजन फिर से यहां से निकल जाएगा, जैसे कि यहां पर 3 हाइड्रोजन परमाणु है, एक हाइड्रोजन परमाणु निकल जाएगा तो एक क्लोरीन परमाणु जाके जुड़ जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? CH2Cl2 हो जाएगा, और साथ में एक और क्या बन जाएगा? HCl बन जाएगा। सेम इसको फिर दूसरी बार दोहराते हैं हम, CH2Cl2 हो जाएगा, और फिर से हैलोजन के साथ में क्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगा? CH3 और क्या बन जाएगा? HCl बन जाएगा। फिर से एक बार और दोहराते हैं, CHCl3, इसको दोबारा ले लिए और फिर से Cl2 के साथ में इसकी क्रिया कराते हैं, तो क्या बन जाएगा? CCl4 प्लस HCl। तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? हैलोजनीकरण या हैलोजिनेशन कहलाती है, जिसमें क्या होता है कि कार्बन परमाणु के साथ में जुड़ा जो हाइड्रोजन परमाणु है उसको हैलोजन परमाणु क्या कर देता है? प्रतिस्थापित कर देता है। हैलोजन परमाणु आकर जुड़ जाता है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? हैलोजिनेशन कहलाती है। ये क्या है? एल्केन के सबसे प्रमुख रासायनिक गुण है कि एल्केन में ये हमेशा पाया जाएगा कि एल्केन जो है वो किसी हैलोजन की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है? हैलोजिनेशन करता है, हैलोजनीकरण करता है, और अलग अलग प्रकार के उत्पाद बनाता है ना। जैसे इसका नाम क्या हो जाएगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये इसका नाम है क्या? क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। तो अलग अलग प्रकार के क्या बनते हैं? प्रोडक्ट बनते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हैलोजिनेशन क्या होता है ना। ये 4 उदाहरण भी हमारे पास दिए हुए हैं। अब करते हैं इसका दहन, कंबशन। दहन, हैलोजिनेशन, है ना। कंबशन में क्या देखते हैं कि एल्केन वायु तथा कार्बन डाइऑक्साइड, वायु तथा डाई ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, डाई ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर, ऑक्सीकृत करने पर ये क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, और बहुत अधिक मात्रा में क्या होती है? बोले ऊष्मा बाहर निकलती है। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर कि CH4 जो है होता है वो डाई ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन के परमाणु के साथ में संयोग करके क्या बनाता है? बोले कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और क्या बनाता है? जल भी बना रहा है, यहाँ पर H2O का मॉलिक्यूल भी बना रहा है, और इसमें बहुत ज्यादा ऊष्मा निकलती है। बोले कितनी? 890 केल्विन किलो जूल प्रति मोल, इतनी सारी ऊष्मा बाहर निकलती है ना। तो ये एक प्रकार की क्या है? ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया होती है। तो एल्केन का दहन करने पर या एल्केन को जलाने पर क्या होता है? बोले कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि एल्केन का कंबशन करने पर, जलाने पर या दहन करने पर कौन सी गैस बनती है, तो हमें बताना होगा कि इसमें कौन सी गैस बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, है ना। अगर इसको डाई ऑक्सीजन की जगह नियंत्रित ऑक्सीजन कर दिया जाए, ऑक्सीजन की मात्रा कम कर दी जाए, जैसे कि हमने यहां पर ऑक्सीजन के कितने 2 मॉलिक्यूल लिए थे, यहां पर अगर एक ही मॉलिक्यूल लिया जाए, O2 के रूप में लिया जाए, कि CH4 के साथ में अगर केवल ऑक्सीजन का उपयोग किया जाए, तब क्या बनेगा? बोले एल्केन को गर्म करने पर ये ऑक्सीकारक उत्पाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑक्सीकारक उत्पाद बनाते हैं, जैसे कि यहां बन जाएगा 2CH3OH के रूप में बन जाएगा, है ना, मैथिल एल्कोहल के रूप में बन जाता है। तो इस प्रकार से हम बोलते हैं कि डाई ऑक्सीजन के साथ में ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं, और क्या ऑक्सीजन की मात्रा अगर कम कर दें तो एक ऑक्सीकारक उत्पाद के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अगला गुण देखते हैं इसका, तीसरा नंबर का गुण,
है ना। ये इसको हम पॉइंट के रूप में पढ़ सकते हैं कि हैलोजिनेशन पहला होगा, ये दहन दूसरा होगा, और ये होगा तीसरा, है ना। चौथा वाला गुण देख लेते हैं हम। इसके रासायनिक गुण, एल्केन का चौथा रासायनिक गुण क्या है कि मेथेन की भाप के साथ निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसको गर्म करने पर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ध्यान से समझिएगा कि मेथेन के साथ में, मेथेन और भाप के साथ में, भाप को हम यहां पर किस रूप में, H2O के रूप में लिखेंगे कि मेथेन और भाप CH4 और H2O, H2O यहां पर क्या है, गैस के रूप में है, भाप के रूप में है, और निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अगर इसकी अभिक्रिया कराया जाए, किसके साथ में, निकिल उत्प्रेरक, निकिल उत्प्रेरक, निकिल कैटलिस्ट की प्रेजेंट में करें तो दो प्रकार की गैस बनती है, बोले कौन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। आपको ध्यान देना है कि भाप के साथ जब भी एल्केन की क्रिया करेंगे तो कौन सी गैस बनेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी। भाप के साथ में अगर किसी एल्केन की क्रिया कराते हैं तो कौन सी गैस बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है ना। आगे देखते हैं हम। आगे देखते हैं कि ताप के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, इसको ताप, उच्च ताप के साथ में अभिक्रिया करेंगे कि एल्केन को उच्च ताप पर गर्म करने पर एल्केन एल्कीन में अपघटित हो जाते हैं और इसे ताप अपघटन या भंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ताप अपघटन या भंजन भी कहते हैं। ध्यान से समझिएगा कि एल्केन को उच्च ताप पर गर्म करेंगे, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर पर गर्म करेंगे, कि जैसे यहां पर लिखा हुआ है C6H14, एक प्रकार का हेक्सेन लिखा हुआ है, हेक्सेन को अगर गर्म करेंगे तो ये अपघटित हो जाएगा, बोले किसमें, एल्कीन में अपघटित हो जाता है। अपघटित मतलब अलग अलग हो जाता है। C6H12 एल्कीन में अपघटित हो जाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। हेक्सेन से हेक्सीन बन जाता है। हेक्सेन का सूत्र क्या है, C6H14, इसको गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोले C6H12 में बदल जाएगा और दो हाइड्रोजन बाहर निकल जाते हैं। तो ये हेक्सेन से क्या बन जाता है, हेक्सीन बन जाता है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि एल्केन से एल्कीन में अपघटित हो जाता है। एल्केन से किस में अपघटित हो जाता है, एल्कीन में अपघटित हो जाता है। तो इस प्रकार से चार इसके क्या हो जाते हैं, रासायनिक गुण हो जाते हैं कि जो एल्केन होते हैं वो क्या क्या होता है, हेलोजिनेशन का गुण पाया जाएगा। एल्केन को सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अगर किसी हेलोजन परमाणु, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ में अगर अभिक्रिया कराएं तो ये क्या करते हैं, एक प्रकार का उत्पाद बनाते हैं। और अलग अलग प्रकार के उत्पाद हो सकते हैं जिसमें सभी में एक क्रिया होती है जिसको बोलते हैं हम क्या, हेलोजिनेशन, हेलोजनीकरण बोलते हैं, है ना। चलिए आगे समझते हैं। दूसरा वाला गुण था क्या, दहन। दहन करने पर क्या पाया जाता है, बोले दहन करने पर ये कौन सी गैस बनाते हैं, एल्केन का दहन करने पर कौन सी गैस बनती है, CO2 गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। और नियंत्रित ऑक्सीजन के साथ में अगर इसकी अभिक्रिया कराया जाए तो एक ऑक्सीकारक उत्पाद बनता है। क्या बनता है, एक ऑक्सीकारक उत्पाद बनता है। और भाप के साथ में अगर एल्केन की अभिक्रिया कराया जाए, भाप के साथ में एल्केन की अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस बनती है, भाप के साथ में एल्केन की अभिक्रिया कराने पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, जो एक प्रकार की कैसी गैस होती है, एक प्रकार से जहरीली गैस होती है ना। चलिए आगे समझते हैं हम। चलिए एल्कीन के बारे में हम समझते हैं अब आगे कि एल्कीन क्या होते हैं, है ना। एल्कीन कार्बनिक रसायन में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्कीन जो होते हैं वो एक प्रकार से अनसैचुरेटेड केमिकल कंपाउंड होते हैं, असंतृप्त रासायनिक यौगिक होते हैं। एल्कीन कैसे होते हैं, अनसैचुरेटेड। मैंने बताया कि एल्कीन में हमेशा, एल्कीन हम हेडिंग बना देते हैं यहां पर, एल्कीन, एल्कीन में हमेशा क्या होगा कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है।
डबल बॉन्ड होने के कारण ये क्या ऐसे होते हैं, अनसैचुरेटेड केमिकल कंपाउंड होते हैं, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक होते हैं, जिनमें कम से कम कार्बन के बीच में क्या पाया जाता है, डबल बॉन्ड, कम से कम एक डबल बॉन्ड होना जरूरी होता है, जिसमें कम से कम एक कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में द्विबंध द्विबंध डबल बॉन्ड होता ही होता है बोले, तो उसे हम क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। तो एल्कीन को हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि एल्कीन में कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच में हमेशा किसी ना किसी कार्बन परमाणु के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड जरूरी होगा, डबल बॉन्ड होना जरूरी है। जैसे एल्केन को हम पैराफिन कहते हैं, इसी प्रकार से एल्कीन का एक और नाम है, क्या है, ओलिफिन। ओलिफिन या ओलेफाइन भी कहते हैं, एल्कीन का अन्य नाम। कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि एल्कीन का दूसरा नाम क्या है, तो आप बता सकते हैं ओलिफिन या ओलिफाइन भी कहते हैं। ये सरलतम अचक्रीय एल्कीन वह होते हैं जिसमें सिर्फ एक द्विबंध होता है तथा अन्य कोई क्रियात्मक समूह नहीं होता है। बोले कार्बन कार्बन परमाणु पर हमेशा सरलतम एल्कीन हम उसको बोलेंगे कि बहुत सारे अगर कार्बन दिए हुए हैं तो कार्बन कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच में किसी भी एक कार्बन परमाणु पर क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, और इसमें कोई भी क्रियात्मक समूह नहीं होगा। जैसे कि हाइड्रोक्सिल क्रियात्मक समूह दिया हुआ, ऐसे अगर नहीं दिए हुए हैं तो ये क्या होगा बोले, एक प्रकार का सरलतम एल्कीन माना जाएगा। सरलतम एल्कीन उसको कहेंगे जिसमें कोई भी क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप ना जुड़ा हो। कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर नहीं है तो उसे हम सरलतम, सिंपलेस्ट एल्कीन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट गुण देख लेते हैं इसका। यह मिलकर एक समरूप हाइड्रोकार्बन श्रृंखला की रचना करते हैं जिसका साधारण सूत्र, सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n होता है। जैसे कि एल्केन का हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, CnH2n+2 होता है, और इसमें एल्कीन में क्या होगा, एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होगा, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होगा, CnH2n होगा। इसमें +2 नहीं लगाएंगे हम, CnH2n होगा। CnH2n यहां पर n क्या है, यहां पर n पूर्णांक है जो कार्बन परमाणु की संख्या को बताता है। तो हमें ध्यान रखना है कि एल्केन का जो सामान्य सूत्र क्या होगा, एल्केन का सामान्य सूत्र होगा CnH2n। CnH2n एल्केन का क्या होगा, सामान्य सूत्र होगा। एथिलीन, एथिलीन जो है सबसे सरल एल्कीन है। एथिलीन क्या है, सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन होता है। सबसे पहले अगर हम एल्कीन की बात करें तो वो क्या होगा, एथिलीन। एथिलीन जो होगा सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन होगा। एल्कीन इज ऑल्सो कॉल्ड ओलिफिन्स। एल्कीन को और भी क्या बोलते हैं बोले, ओलिफिन भी कहा जाता है। एरोमेटिक यौगिकों को प्रायः चक्रीय एल्कीन बोलते हैं। जितने भी एरोमेटिक यौगिक होते हैं, जो रिंग बनाने वाले यौगिक होते हैं, इस प्रकार से जो रिंग बनाते हैं, और उनमें अगर एल्कीन है तो उसे क्या बोलेंगे हम, चक्रीय एल्कीन, साइक्लिक एल्कीन बोला जाता है। क्या, कौन सा एल्कीन बोला जाता है, साइक्लिक एल्कीन माना जाता है। लेकिन उनकी संरचना और गुण इससे भिन्न होते हैं और वे एल्कीन नहीं होते हैं। जो साइक्लिक एल्कीन होते हैं, इनकी संरचना और गुण जो होते हैं वो भिन्न होते हैं, ये एल्कीन नहीं होते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम, साइक्लिक एल्कीन बोलते हैं। ये अलग गुण रखते हैं बोले, जो नॉर्मल एल्कीन है उनसे अलग गुण रखते हैं। कौन से एल्कीन, साइक्लिक एल्कीन। वलय वाले, रिंग वाले जो एल्कीन होते हैं वो नॉर्मल एल्कीन की अपेक्षा थोड़े से अलग गुण रखते हैं बोले। एल्कीन का सामान्य सूत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन CnH2n। CnH2n क्या होता है, एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है। एल्कीन के अगर उदाहरण, एग्जांपल ऑफ एल्कीन के बारे में बात करें, एग्जांपल ऑफ एल्कीन, अच्छा, जैसे एल्केन के लास्ट में ANE आता है, वैसे ही एल्कीन के लास्ट में क्या आता है, ENE आता है। एल्कीन के लास्ट में क्या, कौन सा आता है, ENE आता है, और इनका सामान्य सूत्र इस प्रकार से लिखा हुआ है। चलिए आगे समझते हैं एल्कीन के जो उदाहरण, हम इसको दो पार्ट में कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। एल्कीन में सबसे पहला जो एल्कीन आता है, इसका पहले हम सूत्र लिख देते हैं फिर उसका नाम। जैसे हम कार्बन कार्बन परमाणु पर अगर डबल बॉन्ड को आपको दर्शाना है तो सीधी सी बात है, आपको कितने कार्बन लेना पड़ेगा, दो कार्बन परमाणु को लेना पड़ेगा। इसलिए हम एल्कीन को शुरुआत करते हैं वो करते हैं C2। पहले इसका सामान्य सूत्र से आपको समझा देते हैं कि इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n, है ना। मतलब कार्बन परमाणु से 2 गुना होंगे क्या, हाइड्रोजन के परमाणु। अगर कार्बन परमाणु की संख्या हम 1 लेते हैं तो एल्कीन में तो
डबल बॉन्ड होता है, इसलिए एक से तो शुरुआत ही नहीं होगी, जैसे कि मेथेन का मैथीन का भी नहीं होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कार्बन परमाणु के दो परमाणु को लेना पड़ेगा। इसलिए जैसे एल्केन में शुरुआत होती है मेथेन से, लेकिन एल्कीन की शुरुआत होती है क्या, एथीन से। तो कार्बन परमाणु की संख्या हमेशा कितना लेना पड़ेगा, हमें 2 लेना पड़ेगा, और 2 गुणा 2 कर देंगे तो हम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमारे पास शुरुआत किस सबसे पहले किसकी होगी भाई, तो हो जाएगी C2H4 की। C2H4 नाम क्या होगा, एथीन, एथीन, है ना। लास्ट में क्या आता है बोले, इसमें ENE आता है, लास्ट में क्या आता है, ENE। एथीन जो है वो सबसे पहला, या सबसे पहला क्या है हमारे पास, पहला एल्कीन है। अगले बात करते हैं C3, तो यहां पर क्या हो जाएगा 6, एक एक कार्बन को बढ़ाना है और 2 हाइड्रोजन को बढ़ाना है। C3 को हमको क्या बोलेंगे, प्रोपीन, प्रोपीन, प्रोपीन। C4, C5, C6, H8, H10, H12, इस प्रकार से हम एक एक करके क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं हम, ब्यूटीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। ये क्या हो जाएगा इसका नाम, 5 कार्बन परमाणु को हम पेंट कहते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पेंटीन, ENE, पेंटीन। हेक्सीन, हेक्सीन। इसी प्रकार से आगे बढ़ाते हैं हम। हेक्सीन के बाद क्या होगा, C7H14, हेप्टीन, हेप्टीन। ऑक्टीन, हेप्टीन के बाद क्या हो जाएगा, ऑक्टीन, है ना। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ाते जाते हैं, नोनिन, डेकिन, इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएगा। आपको करना क्या है कि एक एक कार्बन परमाणु को बढ़ाना है और उससे 2 गुना दो गुना क्या करना है, 2 गुना नाम में क्या करना है आपको, हाइड्रोजन को बढ़ाना है ना। 2 गुना क्या करना है आपको, हाइड्रोजन को बढ़ाना है। एक एक कार्बन परमाणु को बढ़ाते जाना है, उससे डबल क्या करना है, ऑक्सीजन, जैसे कि इसके सूत्र में दिया हुआ है। इसका जो सामान्य सूत्र है, जनरल फॉर्मूला है, उसको आपको याद रखना है कि CnH2n है, CnH2n है। इसका मतलब क्या है कि कार्बन परमाणु से 2 गुना क्या है, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, एल्कीन के उदाहरण हो जाएंगे, कि एल्कीन के उदाहरण को हम इसी प्रकार से, ये श्रृंखला आगे भी चलती जाएगी, सीरीज आगे भी चलती जाएगी, तो हम क्या बता सकते हैं कि एल्कीन इतने प्रकार के होते हैं। चलिए आगे समझते हैं हम एल्काइन के बारे में, कि एल्काइन क्या होते हैं, व्हाट इज एल्काइन। Like alkene, alkyne is also an unsaturated hydrocarbon which there is a triple bond. कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में, कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। Compared to alkane and alkene, number of hydrogen atom alkyne is less. एल्काइन में क्या होता है कि एल्कीन और एल्केन की अपेक्षा कार्बन परमाणु क्या होते हैं, बोले कम होते हैं। चलिए आगे समझते हैं कि एल्कीन एल्काइन के समान ही क्या है, एक प्रकार का अनसैचुरेटेड, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें 2 कार्बन परमाणु के मध्य क्या होगा, बोले एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच में हमेशा 2 कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच में एल्काइन में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा ही होगा। बोले एल्केन तथा एल्कीन की तुलना में जो एल्काइन है, इनमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होती है, कम होती है। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होती है, कम होती है। इनका जो जनरल फॉर्मूला होगा, सामान्य सूत्र होता है एल्काइन का, CnH2n -2 होता है, CnH2n -2 होता है। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन CnH2n -2 होता है
है ना। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-2, है ना। आगे समझते हैं कि एल्काइन श्रेणी का जो प्रथम सदस्य है, फर्स्ट मेंबर जो होता है वो कौन होता है, एसिटिलीन नाम से प्रचलित होता है। जो एथाइन है, एथाइन को हम क्या बोल सकते हैं, एसिटिलीन भी बोल सकते हैं। एल्काइन श्रेणी का जो सबसे पहला सदस्य होता है, फर्स्ट मेंबर ऑफ द एल्काइन सीरीज इज कॉल्ड क्या, एसिटिलीन। एसिटिलीन नाम से भी जाना जाता है, प्रचलित नाम है। एल्काइन श्रेणी का सरलतम अणु कहलाता है, जो एल्काइन श्रेणी का क्या है, सबसे सरलतम अणु या सबसे पहला अणु कहलाता है। एथाइन जो होता है उसी का नाम क्या होता है, एसिटिलीन होता है। एथाइन के प्रत्येक कार्बन परमाणु के साथ दो संकरित कार्बन बंध बनता है। हाइड्रोजन आबंध 180 डिग्री का होता है। प्रत्येक कार्बन परमाणु के पास कार्बन कार्बन आबंध तथा तल के लंबवत असंकरित पी कक्षक होता है, जिसमें हाइड्रोजन कार्बन कार्बन आबंध 180 डिग्री का होता है। बोले कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, बोले 180 डिग्री का बंध पाया जाता है। और जो सबसे पहला एल्काइन है उसका नाम क्या है, एसिटिलीन। एसिटिलीन एक गैस के रूप में होती है और इसी का नाम क्या होता है, एथाइन। एथाइन का ही दूसरा नाम क्या है, बोले एसिटिलीन होता है। चलिए आगे समझते हैं कि प्रत्येक कार्बन परमाणु के पास, एल्काइन में प्रत्येक कार्बन परमाणु के पास कार्बन कार्बन बंध तथा तल के लंबवत पी कक्षक होता है, तथा एथाइन अणु में एक सिग्मा तथा दो पाई बंध पाए जाते हैं। ये अच्छे से समझना आपको। जो एथाइन का अणु होता है, एथाइन का अणु जो होता है C2H2 के रूप में हम जिसको दर्शाते हैं, जिसमें कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है और क्या होते हैं, दो हाइड्रोजन होते हैं जो 180 डिग्री पर जुड़े होते हैं। बोले इसमें जो होता है, बोले सिग्मा और पाई बंध के बारे में बात करें तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, बोले कि एक सिग्मा बंध होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड और कितने होते हैं, दो पाई बॉन्ड होते हैं। ये ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो एथाइन के अणु की संरचना अगर देखा जाए तो इसमें क्या होते हैं, बोले कि एक सिग्मा बॉन्ड होते हैं और दो पाई बॉन्ड होते हैं, है ना। इस प्रकार से यहां पर लिखा हुआ है। आगे समझते हैं कि कार्बन कार्बन बॉन्ड की जो सामर्थ्य होती है उसकी एंथैल्पी होती है 823 किलो जूल प्रति मोल होती है। 823 823 किलो जूल प्रति मोल होती है। और कार्बन कार्बन द्विबंध सामर्थ्य असंकरित 68 किलो जूल 681 किलो जूल प्रति मोल होती है। और सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, 348 किलो जूल प्रति मोल होती है। तीनों यहां पर दिया हुआ है कि द्विबंध और त्रिबंध और सिंगल बॉन्ड में कितनी कितनी चीजें होती हैं। चलिए आगे समझते हैं हम एल्काइन के उदाहरण के बारे में। समझते हैं कि एल्काइन के उदाहरण कौन कौन से होंगे, कि एल्काइन कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि मेथेन से शुरुआत करे थे हमने, मेथेन में एक कार्बन था। एल्कीन के बारे में बात करें तो एथीन से शुरू करे थे, तो इसमें क्या होगा, एथाइन से शुरुआत करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एल्काइन, एग्जाम्पल ऑफ एल्काइन। एल्काइन में क्या होता है, एक और चीज YNE जोड़ा जाता है। लास्ट में क्या जोड़ा जाता है, YNE जोड़ा जाता है। जैसे एल्केन में ANE, एल्कीन में ENE और एल्काइन में YNE जोड़ा जाता है। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-2 होता है। अगर कार्बन परमाणु की संख्या हम 2 लेते हैं तो 2 से 2 गुना कम कर दिया जाए। जैसे हाइड्रोजन की यहां पर संख्या लेंगे हम, क्या कितनी, 2, 2 गुणी 2 माइनस 2, 2 दूनी 4 में से 2 गया, कितना बचेगा, 2 ही बचेगा। तो इसलिए क्या सूत्र हो जाता है इसका, C2H2। सबसे पहला जो एल्काइन होगा इसका सूत्र क्या होगा, C2H2। और नाम क्या हो जाएगा भाई, एथाइन। इसका नाम क्या होगा, एथाइन। इसी का एक और नाम है क्या, एसिटिलीन। एसिटिलीन, एसिटिलीन क्या है, एथाइन का ही क्या है, दूसरा नाम है। इसी प्रकार से हम बात करें कि C3, तो H कितना होगा भाई बताएंगे, 2n-2। इसी प्रकार से अगर लिख लें कि 2 के गुणा करेंगे हम 3 में और -2 कर देंगे, 3 दूनी 6 में से 2 गया, कितना बचेगा, 4 बचेगा। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि एक एक कार्बन को अगर यहां पर बढ़ाया जाए और हाइड्रोजन की संख्या को क्या कर दें, 2 बढ़ाना है ना। यहां कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहां 8 हो जाएगा, एथाइन हो जाएगा। फिर आगे क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। प्रोपाइन, प्रोप और YNE, लास्ट में क्या जोड़ना है आपको, YNE जोड़ना है। आगे क्या हो जाएगा फिर, ब्यूटाइन, ब्यूटाइन, ब्यूट, YNE, ब्यूटाइन। फिर आगे क्या हो जाएगा, पेंटाइन,
पेंटाइन, पेंट लिखना है PENT और YNE जोड़ देना है, पेंटाइन। इसी प्रकार से हेक्साइन, हेप्टाइन, इस प्रकार से और भी आगे होते जाएंगे। जैसे यहां पर क्या करेंगे हम, C6H10, C7H12, C8H14, C9H16, C10H18, है ना। इसी प्रकार से इनके नाम भी आगे बढ़ते जाएंगे, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन और डेकाइन। ये सभी क्या हो जाएंगे, एल्काइन के एग्जाम्पल हो जाएंगे कि एल्काइन कौन से होते हैं भैया, इस प्रकार से एल्काइन होते हैं। इनके लास्ट में क्या होता है बोले तो YNE होता है, और कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में क्या पाए जाते हैं बोले, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच में क्या पाया जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। तो ये क्या कहलाएंगे, एल्काइन कहलाएंगे, एल्काइन कहलाएंगे, है ना। आगे समझते हैं हम। एल्काइन के बनाने की एक विधि दी हुई है हमारे पास कि एल्काइन को किससे बनाया जाता है, कैल्शियम कार्बाइड से बनाया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड CaC2 से बनाया जाता है, कैल्शियम कार्बाइड से बनाया जाता है। तो चलिए इसको समझते हैं कि जल के साथ कैल्शियम कार्बाइड की अगर अभिक्रिया कराते हैं तो एथाइन गैस बनाई जाती है। जल के साथ में किसकी क्रिया कराई जाते हैं, कैल्शियम कार्बाइड की क्रिया कराते हैं तो कौन सी गैस बनती है, एथाइन गैस बनती है। इसके लिए कोक तथा बिना बुझा चूने को गर्म करके कैल्शियम कार्बाइड बनाया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड बनाते हैं, चूना पत्थर से निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा बिना बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। सबसे पहला तो हमें बिना बुझा चूना बनाना है, जिससे हमें क्या बनाना बोले, कैल्शियम कार्बाइड बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं सबसे पहले लेते हैं CaCO3। मैं एक बार और लिख देता हूं यहां पर अभिक्रिया CaCO3। इससे क्या बनता है बोले, सबसे पहले बनता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना बनता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, और इसके CaO के साथ में हम क्रिया कराते हैं फिर से कार्बन की, और बनता है क्या हमारे पास, कैल्शियम कार्बाइड CaC2 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। इसी CaC2 कार्बन कैल्शियम कार्बाइड की क्रिया अगर जल के साथ में करा दी जाए, है ना। मेन रिएक्शन आपके पास कौन सी है कि कैल्शियम कार्बाइड की क्रिया, कैल्शियम कार्बाइड की क्रिया अगर जल के साथ में करा दी जाए तो क्या बन जाता है, CaOH का ट्वाइस बन जाता है, CaOH का ट्वाइस प्लस बन जाता है C2H2, है ना। मेन प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, C2H2 है, C2H2 मेन प्रोडक्ट क्या है भाई, C2H2, है ना। C2H2 है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो एल्काइन है वो किस प्रकार से बनाया जाता है कि जल के साथ में कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनाई जाती है, इथाइन गैस बनाई जाती है। इसके लिए क्या कर सकते हैं बोले, कोक लेते हैं, मतलब कार्बन लेते हैं, यहाँ पर कार्बन लिखा हुआ हमारे पास, कोक तथा बिना बुझा हुआ चूना को गर्म करके कैल्शियम कार्बाइड बनाया जाता है। जी बिना बुझा चूना है, इसको कोक के साथ में गर्म करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बाइड बनता है। और इसी कैल्शियम कार्बाइड यहां लिख देते हैं हम, कैल्शियम कार्बाइड की क्रिया अगर जल के साथ में कराए जाए तो क्या बनता है, C2H2 बनता है। C2H2 कौन सी गैस बनती है, एथाइन गैस बनती है। तो ये इसकी बनाने की एक विधि है कि कैल्शियम कार्बाइड की क्रिया अगर जल से कराते हैं तो क्या बनती है, एथाइन गैस बनती है। चलिए आगे समझते हैं हम कि एल्कीन और एल्काइन के क्या क्या उपयोग हैं। उपयोग समझ लेते हैं, एग्जाम में उपयोग भी पूछा जाता है कि एल्केन के क्या उपयोग हैं, एल्कीन के और एल्काइन के क्या उपयोग हैं। तो एल्केन के उपयोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि एल्केन का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। अभी हमने सबसे शुरुआत में समझा था कि ब्यूटेन और प्रोपेन या ब्यूटेन और प्रोपेन जो LPG सिलेंडर में उपयोग किए जाते हैं तो ये एक प्रकार की ये क्या है, एल्केन है। इसलिए इसका उपयोग हमने सबसे पहले यही लिखा कि इसका उपयोग क्या है, ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ईंधन के रूप में एल्केन का उपयोग किया जाता है। दूसरा क्या है, प्लास्टिक बनाने में किया जाता है, और तीसरा डिटर्जेंट बनाने में, प्लास्टिक बनाने में भी किया जाता है, और क्या कर सकते हैं, डिटर्जेंट बनाने में भी एल्केन का उपयोग कर सकते हैं। एल्कीन के उपयोग के बारे में बात करें, एल्कीन का उपयोग रबर बनाने में और प्लास्टिक
बनाने में किया जाता है, एल्कीन का उपयोग रबर बनाने में और प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। इसी प्रकार से एल्काइन के बारे में बात करें तो वेल्डिंग और धातुओं को काटने में किया जाता है। जो एथाइन गैस होती है इसका उपयोग वेल्डिंग करने में, गैस वेल्डिंग करने में किया जाता है। ईंधन के रूप में भी क्या किया जाता है, एल्काइन का उपयोग किया जाता है। ईंधन के रूप में भी किसका उपयोग किया जाता है, एल्काइन का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जो तीनों एल्केन, एल्कीन और एल्काइन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हमने पढ़ा कि एल्कीन और एल्काइन क्या है, एल्कीन और एल्काइन जो बोलेंगे हम कि ये क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त, अनसैचुरेटेड है, और ये क्या है, संतृप्त। क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी बन सकता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उपयोग कहां किया जाता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो एल्केन का उपयोग कहां किया जाता है। तो आप बता सकते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का उपयोग ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में किया जाता है, और मेकिंग अ प्लास्टिक एंड मेकिंग अ डिटर्जेंट के रूप में भी किया जाता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को हमने किस प्रकार से उपयोग किया। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में हमने जितने भी हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चंस को समझे हैं उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इनके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को समझने वाले हैं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।